Your warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 03056319464. Respected students, friend follower, today we will discuss Robert Frost. इनका पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। मार्च 26, 1874 में पैदा हुए, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। डेथ हुई है जनवरी 29, 1963। 88 ईयर उम्र पाई है। मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। अपने कैरियर को, अपने पॉलिटिकल कैरियर को यूएसए के अंदर एक्सप्लोर करने की कोशिश की, नाकाम रहे। इंग्लैंड चले गए, वहाँ पे काफ़ी नाम था पोएट्स का, वहाँ अपना नाम बनाया और फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान वापस आते हैं अमेरिका में, क्योंकि इंग्लैंड जो था वो वार के अंदर इन्वॉल्व था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। वापस अमेरिका में आते हैं, वहाँ पे फिर पब्लिश करते हैं अपनी उन्हीं पोएम्स को और वहाँ पे अपना नाम बनाते हैं। 4 दफ़ा इनको पुलिट्जर अवार्ड मिला, पोएट लॉरेट बने जो गवर्नमेंट के पोएट होते हैं। और उसके अलावा पेस्ट्रल सीन, विलेज के सीन, सिंपल पोइट्री, सिंपल डिक्शन, सिंपल पीपल, विलेज के लोगों को इनकी सेटिंग विलेज और पेस्ट्रल और ग्रीनरी के सीन जो हैं वो मोस्टली शो करते हैं। न्यू इंग्लैंड की इंग्लैंड जहाँ पे ये रहते थे अमेरिका के अंदर, उसका सीन जो है ज़्यादा शो करते हैं। आज हम इनकी जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं, 2 पोएम इनकी डिस्कस करेंगे। एक पोएम है स्टॉपिंग बाय द वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग, स्टॉपिंग बाय द वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग। और उसके अलावा हमारे पास एक और पोएम है, फिर हम दूसरी डिस्कस करेंगे रोड नॉट टेकन, यानी द रोड नॉट टेकन। यानी 2 पोएम्स जो हैं हम इनकी डिस्कस करेंगे। एक है स्टॉपिंग बाय द वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग, और दूसरा जो जैसे कि नाम जो है यही एक पेस्टोरल नेम है, एक विलेज का नेम है, एक ग्रीनरी का नेम है, नेचर का नेम है ये भी, द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, रोड नॉट टेकन का मतलब है, लिख ले मतलब इसका, द रोड नॉट टेकन वो रास्ता जो मैंने नहीं चुना, वो रास्ता जिस पर मैं नहीं चला, वो रास्ता जिस पर मैं नहीं चला, नहीं चुना, या वो रास्ता मैंने नहीं अपनाया या जिस पे मैं नहीं चल सका, उसे कहते हैं द रोड नॉट टेकन। Both are very, you could say, very good poems। बड़ी दूर अंदेशी है इनके अंदर, बड़ा वसी थीम है कि आप इसके अंदर रीडर को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इसके अंदर जितने मर्जी थीम ड्राइव कर, वो जैसी मर्जी, जैसे स्टॉपिंग बाय द वुड जो है वो बहुत सारे इसके अंदर थीम निकलते हैं। एक तो मजहबी थीम ये है, स्पिरिचुअल थीम है, एक मजहबी थीम निकलता है कि मैंने मरने से पहले मरने की तैयारी करनी है, स्टॉपिंग बाय द वुड। स्नो है, मैं उसका थीम बता देता हूं ओवरऑल। राइटर कहता है कि एक डार्क नाइट है, एक जंगल से गुजर रहा हूं, मेरा घोड़ा जो है, अचानक मैंने अपने घोड़े को वहां रोका और मेरा घोड़ा हैरान हो गया कि मेरा मालिक कभी भी फार्म हाउस के बगैर तो नहीं रुका, ये अचानक कहां रुक गया। घोड़ा परेशान है स्टॉपिंग बाय द वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग के अंदर कि क्यों मेरा मालिक जो है ऐसी जगह पे रुक गया जहां पे ना तो फार्म हाउस है ना कोई विलेज है, यहाँ पे ये तो एक जंगल है, एक वुड का इलाका है, तो क्यों रुक गया। एक तो थीम इससे ये लगता है कि वो जब वो जंगल को देखता है तो इंस्पायर्ड होता है, उसका दिल करता है वहां रहे, लेकिन उसने बहुत सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने बहुत सारे वर्क करने हैं, बच्चों के साथ प्रोमिसेस किए हुए हैं, घर में बहुत सारे काम करने हैं, दिल करता है कि दुनिया के जाहो जलाल में खो जाए, लेकिन मरने से पहले मरने की तैयारी करनी है, तो वो नहीं रुकेगा जब तक अपनी मंजिल तय ना कर ले, जब तक अपना काम फिनिश ना कर ले। एक तो थीम बिल्कुल ये निकल रहा है। एक बच्चों से प्रॉमिस करके आया होगा, घर के काम करने हैं, दुनिया की अट्रैक्शन उसे अपनी तरफ खींचती है, दुनिया की लज्जतें उसे अपनी तरफ खींचती हैं, लेकिन वो अपने जो मेन एंड है उसको नहीं भूला। ठीक है जी। इसके अंदर बहुत सारे थीम जो बाज़ औक़ात स्पिरिचुअल थीम भी निकालते हैं लोग अपने हवाले से, जैसे जैसे वो सूट करता है उसको यूज़ कर देते हैं। देखिए ये लिटरेचर है, लिंग्विस्टिक नहीं है। लिटरेचर ऐसी लैंग्वेज होती है, लिटरेचर एक ऐसी फील्ड है, उसके अंदर आप खुद जितनी मर्जी इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड। इसी को तो लिटरेचर कहते हैं। आप स्टूडेंट हैं लिटरेचर के, ना कि लिंग्विस्टिक के।
लिंग्विस्टिक तो स्पेसिफिक रूल होते हैं लैंग्वेज के, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक लिटरेचर है, लिटरेचर के आप अंदर उसकी इंटरप्रिटेशन आपने देनी है, लेकिन वो टू द पॉइंट हो, अगर टॉपिक से रिलेट कर दिया तो आप जितनी मर्जी एक्सटेंड कर लें। अमेरिकन पोएट्स जो हैं वो बड़े विजनरी हैं, चाहे आप वाल्ट विटमैन को पढ़ें, चाहे आप इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ें, जॉन एशबेरी को पढ़ें, रिचर्ड वल्बर को पढ़ें, तो ये पोएट हमें लगते हैं बड़े, जैसे पोस्ट मॉडर्न पोएट है जॉन एशबेरी, रियलिज्म और आइडियलिज्म की का कंपैरिजन देके उसका ब्लेंड देता है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिंपल लैंग्वेज यूज करता है, सिंपल डिक्शन, कॉमन पीपल अंडरस्टैंड कर सकते हैं लैंग्वेज को, और बड़े अच्छे आइडियाज देता है। जरा देखिएगा, स्टॉपिंग बाय द वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग। हाँ जी, इस पॉइंट के अंदर साथ साथ पॉइंट लिखते जाएं। इस पॉइंट के अंदर टोटल कितने स्टैंजास हैं? 4 स्टैंजा, और हर स्टैंजा जो इसके अंदर मौजूद है वो 4 लाइन का है। इसको क्वार्टरन भी कहते हैं, और पर्शियन लैंग्वेज में इसको रुबैट भी कहते हैं, रुबैट। ठीक है, लिख लें, इसको पर्शियन लैंग्वेज में रुबैट भी कहते हैं, और ये 4 लाइन का स्टैंजा है इसके अंदर, इसको रुबैट भी कहते हैं। रुबैट के स्पेलिंग लिख लें, RUBAYAIT, रुबैट। और इसको क्वार्टरन भी कहते हैं। क्वार्टरन होता है 4 लाइन स्टैंजा। कितने लाइन का? 4 लाइन का स्टैंजा उसको कहते हैं रुबैट पर्शियन लैंग्वेज में। और इसकी टोटल जो लाइंस हैं लिख लें, साथ अपने एक पेपर रखें, उसके ऊपर लिखें 4x4, यानी 4 ज़रब 4। 4 को अगर 4 के साथ ज़रब दें तो कितने बनती हैं? 16 लाइन है टोटल। ठीक है जी, और इसमें टोटल जो है 108 वर्ड्स हैं। इसमें कहते हैं कि 19 जो हैं वो 2 सिलेबल हैं। यानी सिलेबल होता है कि अगर 2 साउंड किसी एक लफ्ज के अंदर आए तो उसे कहते हैं कि वो 2 सिलेबल हैं उसके अंदर। अगर 3 साउंड उसके अंदर आए तो वो क्या होगी? ट्राई सिलेबल, या उसे 3 सिलेबल कहते हैं। सिलेबल्स होता है जितनी उसके अंदर साउंड होती है, जितनी उस एक जस्ट पल्स उसकी होती है, जितनी उसकी साउंड आपको वर्ड देता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ प्रोफिल, प्रोफिल, इसके अंदर 2 प्रो और फिल। क्या मैं इसको आपको कहता हूँ सक्सेस, 2 सिलेबल है। जितने सिलेबल होंगे उस लिहाज से उसको फिर अवेल्यूएट किया जाता है कि ये कितना, कौन सा इसमें एनाफेस्ट, डेक्टलिक, आयम्बिक क्या लगेगा, ट्रोकेक मीटर लगेगा, आयम्बिक लगेगा, उसके हिसाब से इसको अवेल्यूएट करें। तो ये ज्यादातर पोएट्री करता है आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर भी यूज करता है, टेट्रामीटर भी यूज करता है। पेंटा का मतलब होता है 5 और टेट्रा का मतलब होता है 4। ये ज्यादा 4 आयाम में बात आयम्बिक टेट्रामीटर को इस्तेमाल करता है। आयम्बिक जो होता है वो मिलाप होता है अनस्ट्रेस, उसमें एक सिलेबल जो होता है वो अनस्ट्रेस होता है, दूसरा स्ट्रेस। याद रखें बात, आयम्बिक पेंटामीटर होता है जिसमें 5 सिलेबल हो, आयम्बिक टेट्रामीटर होता है जिसमें 4 सिलेबल हो। और ये टोटल क्या, कितने फीट बनाएं? 4 फीट बनाएं तो उसे हम कहेंगे आयम्बिक टेट्रामीटर। 19 इसमें सिलेबल है जिसमें 2 सिलेबल आते हैं, एक सिलेबल है जिसमें 3 सिलेबल आते हैं। जैसे प्रोमिसिस, 3 आए हैं सिलेबल। एक है सिलेबल जिसमें, एक ऐसा लफ्ज है जिसमें 3 सिलेबल्स आते हैं, और 88 जो है ऐसे अल्फाज हैं जिसमें सिंगल सिलेबल आते हैं। सिंगल, वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा पढ़ के, देखिएगा। ये एक पर्सनल व्यू है राइटर का। राइटर कहते हैं कि ये जब पोएम लिखी है, ये पोएम उसने उस वक्त लिखी है जब, लिख लें, स्टॉपिंग बाय द वुड उसने तब लिखी है, क्रिसमस का टाइम था और इसने अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लेने थे। कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पास पैसे नहीं थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कुछ अंडे लिए घर से, बेचने के लिए बाजार चला गया। अपने बच्चों के लिए क्रिसमस पे गिफ्ट लेने हैं, हालात बहुत खराब हैं। आपको पता है कि पोएट उस वक्त इतना तो नहीं कमाते थे। तो ये अंडे बेचने गया तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये बेचारा
वो उतना पैसे नहीं बना सका तो ये वापस आता है, तो एक ना विलेज के पास रुकता है। उस विलेज के पास एक बड़ा अच्छा सा यानी एक वुड होता है, जंगल सा होता है, उससे गुजर के जाता है। तो उसने विलेज का जिक्र भी किया इसके अंदर। उस विलेज का नाम जो है वो भी यहाँ पे मैं आपको लिखवाता हूँ। उसका नाम है, लिख लें, फ्रेकोनिया। FRANCONIA कहते हैं ये फ्रेनकोनिया वो विलेज है जहाँ पे ये रहता था। उस फ्रेनकोनिया विलेज के पास ये गुजरता है। उस फ्रेनकोनिया विलेज के पास ये एक वुड है अमेरिका के अंदर। उसके पास से जब ये गुजरता है तो उस वक्त ये रुक के कुछ सोचता है कि मैंने आगे भी जाना है, बच्चों से प्रॉमिसेस जो किए हैं वो भी पूरे करने हैं। एक मुझे ये जंगल, ये जाहो जलाल, ये अट्रैक्शन, ये खूबसूरती, ये नेचर की ब्यूटी ये भी अपनी तरफ खींच रही है, मैं क्या करूं। तो फिर आकर फैसला करता है कि मैंने माइल्स अभी ट्रैवल करना है सोने से पहले, यानी मैंने अपनी डेथ से पहले, मौत से पहले मैंने बहुत सारे काम जो है वो सर अंजाम देने हैं, इसलिए मैं रुकूंगा नहीं। तो ये है इसका ओवरऑल थीम। ठीक है जी। ये क्रिसमस का टाइम है, बच्चों के लिए गिफ्ट खरीदना चाहता है, अंडे बेचकर आया है, पैसे इतने नहीं हो सके, लेकिन रास्ते में परेशान हो गया जंगल को देखते देखते, और वहां पे ये कुछ देर रुकता है और फिर कहता है कि मैंने जो प्रोमिसेस किए हैं बच्चों के लिए वो भी पूरे करने हैं। तो ये जी उसकी अपनी पर्सनल लाइफ। ये पोइट्री बेसिकली एक पर्सनल व्यू है। राइटर जो हमारा उसने ये 1922 में लिखी है, लिख लें 1922 में उसने ये पोएम लिखी है। न्यू हैम्पशायर इसका कलेक्शन आया था पोएम का 1923 में, उसके अंदर ये इसने पब्लिश की थी। काइंडली लिख लीजिए, न्यू हैम्पशायर इसका एक कलेक्शन था पोएम का। जैसे होता है एक पोएम होता है, एक बुक होती है, उसका टाइटल होता है, तो उसके अंदर पोएम्स होती हैं। तो न्यू हैम्पशायर जो था वो इसका टाइटल था। HAMPSHIRE हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर। ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी, 1923 में इसने पब्लिश की थी। स्टॉपिंग बाय द वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग भी इसके अंदर थी, 1922 में लिखी थी। 1923 में न्यू हैम्पशायर जो इसका कलेक्शन था उसके अंदर पब्लिश की थी। पुलिट्जर अवार्ड इस पर मिला है 1923 में। मैंने पहले बताया हमारे राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 पुलिट्जर अवार्ड मिले हैं। अमेरिका में इतना कामयाब नहीं रहा, लेकिन इंग्लैंड में बहुत ज्यादा कामयाब हुआ। उसके बाद वापस आया तो अमेरिकन ने भी इसको वेलकम किया। यहाँ पे भी उसने अपनी बहुत सारी पोएट्री जो पब्लिश की और इसको 4 पुलिट्जर अवार्ड मिले। कैनेडी प्रेसिडेंट ने इसको अप्रिशिएट किया कि ये एक बहुत अच्छा पोएट है, इसने हमें एवरलास्टिंग वर्ड्स दिए हैं, सिंपल वर्ड, पेस्टोरल वर्ड, विलेजर वर्ड, ग्रीनरी से रिलेटेड वर्ड, नेचर से रिलेटेड वर्ड। इसको नॉन सीरियस पोएट भी कहा जाता है, इसको नेचुरल पोएट भी कहा जाता है, नेचर का पोएट भी कहा जाता है, इसको वो कहते हैं कि सिंपल पोएट भी कहते हैं, और इसको बहुत सारे नाम भी उन्होंने दिए हुए जो पूछ सकते हैं हमें पोइट्री में इसकी पोइट्री के मतलब। न्यू हैम्पशायर कलेक्शन था, उसके अंदर इसने पब्लिश की थी। गॉट 4 पुलिट्जर अवार्ड मैं पहले बता चुका हूँ। क्रिसमस के मौका पर अपने बच्चों के लिए जो तोहफे खरीदने गया था तो इतने पैसे नहीं हो सके तो रास्ते में रुका, तो ये चीजें इसने सोची। फ्रेंकोनिया विलेज था, उस विलेज के पास ये गुजरा था और उस विलेज का इसने नाम भी अंदर शामिल किया है। और ये 1 नाइट में कहता है जी, 1 सिटिंग में मैंने लिखी है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्लेम किया है। ठीक है जी, देखिएगा आप ऊपर इसका राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम का ये देखें आपके सामने, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। मैंने जो आपके साथ स्क्रीन शेयर किया है, मैंने हुज के ऊपर लिखा है यू, इसका मतलब होता है अनस्ट्रेस। वुड का मतलब है इसके ऊपर से हुज वुड के ऊपर वुड्स, हुज वुड्स के ऊपर स्ट्रेस है, यानी एक जो स्लैश सी लाइन मैंने ऊपर डाली हुई है ये स्ट्रेस की अलामत है। और इस सारे को यानी हुज को, इन दोनों को हम 1 फीट कहेंगे, इन दोनों को हम 1 फीट कहेंगे, ये F1 हम कहेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको 4 फीट जो है मैं साबित करूंगा। हुज वुड्स दीज आर, ये दीज आर जो है वो दूसरा फीट है इसका। दीज जो है वो अनस्ट्रेस है, आर जो है स्ट्रेस। आई थिंक, इसके ऊपर यू जो है, यू का मतलब है अनस्ट्रेस, जिसके ऊपर जोर नहीं दिया जा रहा, इंफेसाइज नहीं किया जा रहा। और थिंक के ऊपर स्ट्रेस है। ये आपसे वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछ ले तो आपने बताना है। ठीक है, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक, ये एक रिदम होता है पोएट्री का। आई थिंक आई नो, मैं सोचता हूं कि मैं जानता हूं, इसको ए कह दें, यानी इसकी राइमिंग स्कीम आप बनाएंगे A B
इसकी राइमिंग स्कीम है ए ए, यानी नो और दो जो है दोनों मिलते हैं, दोनों राइम्ड हैं, सेम साउंड है। हिज हाउस इज इन द विलेज, हिज हाउस इज इन द विलेज, इसका जो घर है वो कहता है विलेज में है, यानी इसका हिज हाउस, जिसका जो इस जंगल का मालिक है, हुज वुड दीज आर आई थिंक आई नो, ये किसका जंगल है मैं शायद मैं जानता हूं। हिज वुड हिज हाउस इज इन द विलेज, शायद उसका विलेज जो नियर बाई जो विलेज है ना फ्रेंकोनिया उसी में है, यानी मैंने बताया कि फ्रेंकोनिया वो विलेज था, यहां से वो गुजर रहा था, ये घोड़े पे सवार है, छोटा सा घोड़ा है इसके पास। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो मुझे नहीं देख रहा कि मैं यहां रुका, वो मुझे नहीं देख रहा। ही विल नॉट सी मी, वो नहीं देखेगा मी स्टॉपिंग हियर कि मैं यहां रुका, हियर यहां। टू वॉच हिज वुड फिल अप विद द स्नो, कि मैं उसकी देख रहा हूं उसके जंगल को, उसकी वुड्स को जो कि स्नो से ढकी हुई है, यानी उसके जो दरख्त हैं, जंगल जो है। अब देखिएगा स्नो और दो दोनों राइम्ड है, हेयर और उसके बाद क्या राइम है, उसके बाद हेयर जो है इसको हम क्या कहेंगे, बी कहेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम होगी, इनको ए कह दिया, हेयर जो है उसको बी कह दिया, स्नो फिर उनके साथ नो के साथ स्नो भी राइम्ड हो गया तो फिर हमने ए कह दिया उसको, यानी जो सेम साउंड होगी उसको हमने, ये देखें पहले को हमने ए कहा, फिर दूसरी भी सेम थी उसको हमने ए कहा, बी जो है वो इसके साथ मिलती नहीं थी, उसको हमने क्या नाम दे दिया, उसको बी का नाम दे दिया। उसके बाद ए फिर राइम थी तो फिर हमने उसको राइम कह दिया। उसके बाद ये माई लिटिल, यानी अगली जो है वो अगले स्टैंजा के अंदर मैच करेगी, तो फिर हम हेयर तो क्वेर जो है दोनों आपस में राइम्ड है तो हम इसको बी कह देंगे दूसरे स्टैंजा में जब हम जाएंगे। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेर, क्वेर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीबोगरीब। मेरा घोड़ा भी कहता है, मेरा छोटा सा घोड़ा भी इसको अजीबोगरीब कहता, सोच रहा है, इसके ऊपर अजीब सोच रहा है। क्वेर का मतलब देखें सोचना, और उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके पास है हमारे पास कहता है माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेर, कहता मेरा छोटा सा घोड़ा जो है वो भी इसके बारे में कोई अजीबोगरीब सोच रहा होगा। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं साथ साथ। माई लिटिल हॉर्स थिंक इट क्वेर, मेरा छोटा सा घोड़ा भी कहता है अजीबोगरीब सोच रहा होगा। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि कोई नजदीक कोई फार्म हाउस भी नहीं है। फार्म हाउस होता है कोई घर जहां पे स्टे किया जाता है जंगल के अंदर। कहता है कोई नियर फार्म हाउस भी नहीं है जहां मैं रुक गया हूं। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, कि एक मुंजमिल झील है और उसके और एक साइड पे एक जंगल है, उसके बीच रुक गया हूं। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये कहता है साल की सबसे गहरी काली रात है। डार्केस्ट होता काली रात। ये जी दो हमने स्टैंजा डिस्कस कर ली। पहले में डिस्कस हुआ है कि ये वुड्स जितकी हैं शायद मैं जानता हूं इसी विलेज में वो रहता है, ठीक है, और उसकी जो विलेज हैं वो सारी ढकी हुई हैं, वो मुझे नहीं देख रहा जिसकी ये है। दूसरे में उसने डिस्कस किया है कि मेरा छोटा सा घोड़ा है वो भी अजीबोगरीब सोच रहा है कि मैं एक तरफ झील है एक तरफ जंगल है, उसके दरमियान रुक गया हूं, यहां कोई फार्म हाउस भी नहीं है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, सबसे डार्केस्ट इवनिंग। राइटर जो है स्पीकर यहां पे अपनी ही सिचुएशन, पर्सनल सिचुएशन बता रहा है। He gives his harness bell a shake, घोड़े की ही का मतलब है यहां पे घोड़े के लिए इस्तेमाल हुआ। ही किसके लिए इस्तेमाल हुआ? घोड़े के लिए। His harness bell is bell a shake, कि उसकी जो लगाम की जो बेल लगी होती है ना, बाज का घोड़ा जो होता है ना, आज बड़े सेंसिबल होते हैं घोड़े भी। घोड़े अगर आप बिला वजह कहीं पे रुक रहे हैं तो वो थोड़ा सा ऐसे खुद अपनी जो बेल लगी होती है हिलाता है, तो घोड़ा भी अपनी बेल जो है लगाम के साथ लगी वो खुद हिला रहा है कि मैं मालिक क्या हुआ, आज कैसे रुक गए। टू आस्क इफ देयर इज समथिंग मिस्टेक, कि आज मुझसे कोई मिस्टेक होगी, मुझे जंगल में रोक लिया, क्यों रोक लिया। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, तो कहता है बस मैं जो बर्फ के ऊपर जो हवा की आवाज चल रही है ना वही सुन रहा हूं। साउंड स्वीप जो हवा की आवाज नहीं होती जंगल के अंदर, हवा की जो आवाज है वो कहता है मैं सुन रहा हूं। ऑफ इजी विंड्स एंड डॉनी फ्लेक्स, और कहता है बर्फ पे चलने वाली विंड्स, हल्की हल्की सी हवा, और वो उसको कहता है मैं सुन रहा हूं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, कहता है ये वुड्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, बड़ी अट्रैक्टिव हैं, बड़ा इसके अंदर खूबसूरती है, और ये डीप भी है और डार्क भी है।
बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन मैंने बहुत सारे वादे किए हैं, मैंने उनको पूरा करना। आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मैंने ये देखें, ये ट्राई सिलेबल, इसमें 3 सिलेबल, प्रोमिसेस 3 सिलेबल यूज हुए हैं, ये एक ही मैंने बताया था। आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने बहुत सारे प्रोमिसेस किए हुए हैं, ठीक है। ये जो प्रोमिसेस जो ये मैंने, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे मीलों सफर करना है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और फिर कहता है मीलों चलना है। ये डीप, कीप, स्लीप, स्लीप, ये सारे डी हैं, ये डी, ये डी, ये डी, ये डी, इसको डी कहेंगे राइम, ठीक है। इसके अंदर सिम जो फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है, ठीक है। घोड़े को पर्सोनिफाई किया गया, सिमली यूज हुई है, मेटाफर यूज हुई है, हाइपरबली यूज हुई है, ठीक है। ये चीज़ों को वो यूज करता है, पर्सोनिफिकेशन, सिमली, मेटाफर और हाइपरबली। Respected students, you are listening to the voice of Sir Rana. Our contact number is 030563194464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Go to YouTube bar, type the ESL Academy, subscribe, like and share with your friend. Personification, simile, metaphor, hyperbole. Writer Robert Frost पैदा हुआ है USA में, 1874 में पैदा हुआ और 1963 में डेथ हुई। 88 ईयर उम्र पाई है। बोस्टन मैसेच्यूसेट्स यूनाइटेड स्टेट में इसकी डेथ हुई है। प्ले राइट था, पोएट था। सिंपल डिक्शन, सिंपल वर्ड, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल थीम, विलेज पेस्टोरल थीम, नेचर के थीम देता है और बड़ी सिंपल पोइट्री करता है कि ताकि सिंपल लोग अंडरस्टैंड करें। 4 दफा पुलिट्जर अवार्ड से नवाजा गया, पोएट लॉरेट रहा, इंग्लैंड में एक्सप्लोर किया पॉलिटिकल कैरियर को, अल्टीमेटली अमेरिका आया और अमेरिका में 4 चांद लगा दिए अपनी स्किल के थ्रू, अपनी प्रोफेशनल पोलिटिकल स्किल के थ्रू अच्छा पोएट साबित हुआ। पोएट लॉरेट और 4 दफा पुलिट्जर अवार्ड जो है वो जीता है। लें जी, ये हमने डिस्कस कर लिया। इसका चाहें तो आप शूट ले लें, ठीक है जी। अब एक और पोएम है हमारे पास, रोड नॉट टेकन। अब दूसरी पोएम जरा निकाल लीजिए, रोड नॉट टेकन। रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, बड़ी जबरदस्त पोएम है। आजकल का जो मॉडर्न डायलेमा है, मॉडर्न प्रॉब्लम को उसने डिस्कस किया है। ये भी मैं आपको बता देता हूं। विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, फ्रेंड, फॉलोअर, लेट्स डिस्कस। वी आर गोइंग टू डिस्कस द रोड नॉट टेकन, ऐसा रास्ता जो मैंने नहीं चुना। इस पोएम के अंदर स्पीकर आपको बताएगा, पोएट आपको बताना चाहता है कि वो रास्ता जो मैंने नहीं चुना। स्पीकर एक वुड है, उसके अंदर से एक जंगल से गुजर रहा है। जाते जाते वो क्या देखता है कि डिवर्ज जो है, रोड्स डिवर्ज होती हैं। एक रास्ता है, उससे 2 आगे मजीद रास्ते निकल रहे हैं। पोएट हमारा जा रहा है। जब पोएट रास्ते में जाता है तो उसको एक ही रास्ते से मजीद 2 डिवर्ज रास्ते होते हैं, यानी एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। दोनों रास्ते जो हैं वो बड़े खूबसूरत हैं, ग्रासी हैं, ग्रास हैं, ऐसे लगता है कि जैसे उन पे कोई नहीं चला। अब पोएट हमारा वहां पे खड़ा हो जाता है कि मैं भाई किस रास्ते पे जाऊं, इस रास्ते पे जाऊं या उस रास्ते, यानी पहले पे जाऊं या दूसरे पे जाऊं। दोनों के बारे में मेडिटेट, सोचने के बाद फैसला करता है कि दूसरा मुझे ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। वो कहता है दूसरे पे कोई चला भी नहीं है, ये रास्ता भी बड़ा अच्छा है। पहला जो है ऐसे लगता है कि थोड़ा सा किसी ने पहले ये रास्ता यूज किया है, तो मैं उस पे चलूंगा जहां जिस पे पहले कोई नहीं चला। घास भी वैसे ही है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ये रास्ता किसी ने यूज नहीं किया।
पोएट फैसला करता है, थोड़ी देर खड़ा रहता है, अल्टीमेटली दूसरे रास्ते पे चल पड़ता है। थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे महसूस होता है कि शायद पहला रास्ता ठीक था। ये एक यूनिवर्सल थीम है। हम में से हर इंसान डायकोटोमी की सिचुएशन में आता है। हमारे सामने टू ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, टू डेस्टिनेशन होती हैं, टू रास्ते होते हैं, दो रास्ते होते हैं, और हमने फैसला करना होता है कि हमने कौन सा चूज करना है। हम जब एक रास्ते पे चल पड़ते हैं और बहुत दूर निकल जाते हैं, फिर ये सोचते हैं कि शायद पहला बेहतर था। इंसान इस कंटेम्पलेशन में, इसी प्रॉब्लम में, क्योंकि इंसान एक है, दोनों पे चल नहीं सकता। आपने बहुत सारे इंसानों को लाइफ में देखा होगा, आपकी लाइफ में बहुत सारे इंसान सामने आ गए होंगे कि आपने दोनों में से एक को चूज करना है। दोनों के साथ आप नहीं रह सकते। आपने एक रास्ता चुनना है, एक शख्स को चुनना है, एक प्रोफेशन को चुनना है, एक मंजिल को चुनना है। आपके सामने ये सिचुएशन आती है, और मॉडर्न सिचुएशन को, यूनिवर्सल सिचुएशन को टच किया है पोएट ने। ये इसका थीम है, चॉइस का थीम है, सिलेक्शन का थीम है, मेडिटेशन का, कंटेम्पलेशन का, परेशानी का। और इसके अंदर ये भी थीम हमें मिलता है कि पोएट जो है वो खुश है कि जो रास्ता उसने चूज किया उस पर कोई नहीं चला था, उसको लोग अच्छा नहीं समझते थे, और मैंने उसको चुन के उसको यूनिक बना दिया। इसमें पोएट का डिसीजन भी हो सकता है कि वो जो उसने सिंपल और आसान लफ्जों में पोएट्री की, लोग उसे क्रिटिसाइज करते थे कि भाई इसमें तो कामयाबी होगी नहीं, लोग तुम्हें कभी भी नहीं कंसीडर करेंगे, तुम अच्छे पोएट हो। तो उसने उसी को ढाल बनाया और उसी से अपनी ताकत बना लिया कि वो सिंपल वर्ड यूज करता था, नेचुरल वर्ड यूज करता था, पेस्टोरल वर्ड यूज करता था, सादा अल्फाज का इस्तेमाल करता था। वो उसने उसी को ताकत बना लिया। तो जो रास्ता वो कहता है मैंने चुना, पोएट खुश नजर आता है कि वो कामयाब रहा। देखिएगा ऊपर, ये इसने एक कलेक्शन जो है इसकी पोएम्स की थी, माउंटेन इंटरवल। उसके अंदर 1916 के अंदर ये पब्लिश की थी पोएम। लिख लें, 1916 में ये पोएम उसने पब्लिश की थी, माउंटेन इंटरवल के अंदर। देखिएगा, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता हूं। टू रोड्स डिवर्ज इन येलो वुड्स। येलो का मतलब होता है पतझड़ का टाइम है। रोड डिवर्ज कहता है दो रोड जो है, एक येलो वुड, पतझड़ का मौसम है, जंगल के अंदर से गुजर रहा है पोएट, और दो रोड जो है वहां पे डिवर्ज होते हैं। डिवर्ज आप चाहें तो उसका शूट ले सकते हैं सर। डिवर्ज का मतलब लिखें जहां से दो रास्ते निकलते। येलो का मतलब लिखें पतझड़। एंड आगे वो कहता है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और आगे कहता है कि सॉरी एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। पतझड़ का टाइम है, राइटर हमारा जंगल से गुजर रहा है, वहां दो रोड निकल आए हैं, राइटर वहां परेशान हो गया है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ कहता है मैं दोनों पे नहीं चल सकता। यानी दो सिचुएशन, दो लोग, दो मंजिलें, दो सिचुएशन, डाइकोटोमी की सिचुएशन, अब एक को चुनना है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। और कहता है कि मैं बिल्कुल खड़ा हो गया, जैसे कि मैं एक ही ट्रैवलर था, यानी एक ही इंसान था, तो एक ही मैं ट्रैवलर हूं, सफर करने वाला हूं, तो मैं दोनों पे नहीं चल सकता। कहता है मैं खड़ा हो गया। आई लॉन्ग आई स्टूड, काफी देर तक खड़ा। लॉन्ग आई स्टूड का मतलब काफी देर तक। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और कहता है कि लुक डाउन, और काफी देर तक, जितनी देर तक कहता है मैं मुझसे हो सका मैं वहां खड़ा देखता था। टू वेयर इट बेंट द अंडरग्राउथ, कि ये कहां पे अल्टीमेटली, यानी ये कहां जाता है, किधर जाते हैं, मैं दोनों को कहता है बड़ी देर तक देखता है ये दोनों रास्ते। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। तो फिर मैंने देखा कि दूसरा रास्ता जो है कहता है वो पहले से ज्यादा बेहतर नजर आया। एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम, और मैंने ये क्लेम किया कि ये पहले से ज्यादा अच्छा है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। ये बिल्कुल ग्रासी था और ऐसे लगता था इसके ऊपर पहले कोई चला भी नहीं था। दो एज फॉर द पासिंग देयर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, कहता है कि जहां तक मैंने देखा, एज फॉर दैट पासिंग देयर, जहां तक कहता है मुझे नजर आ रहा था, हैड वॉन देन रियली अबाउट द सेम, मुझे जहां तक मुझे नजर आ रहा था दूसरा भी कहता वैसा ही लग रहा था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले,
और दोनों के ऊपर कहता है ऐसे, वो दोनों बिल्कुल सेम थे रास्ते, जब मैंने उन दोनों को कहता है थोड़ा सा ऑब्जर्व किया। इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रीड से दूसरा स्टेप होता है, दूसरी फॉर्म है ट्रोडन। ट्रोडन का मतलब है कि उसके जो पत्ते हैं वो उन्होंने किसी को मसला नहीं था, कुचला नहीं था। दोनों के ऊपर अभी किसी ने स्टेप नहीं लिए थे। ओ आई kept the first for another day, और मैंने सोचा कि जो दूसरा रास्ता, जो पहला रास्ता, उसे मैं फिर कभी आके विजिट कर लूंगा। Yet knowing how way leads on to way, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. और क्या मैं ये जानता था कि मैं इस रास्ते दोबारा वापस नहीं आऊंगा, और मुझे ये शक था कि मैं कभी भी कहता दोबारा नहीं आ सकूंगा। जब हम एक मंजिल को चूज कर लेते तो दूसरी पे कभी भी नहीं जाते, ये वो बता रहा। एंड इफ आई, कहता है कि आई डाउटेड, मैंने डाउट किया, आई शुड नेवर कम बैक, कि मैं कभी भी वापस इस रास्ते पे नहीं आऊंगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, साई होता आ से, कहता है ये मैं बड़ी आह से ये बताऊंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कहता है बहुत सारे वक्त गुजरने के बाद, टू रोड्स डिवर्ज इन वुड्स एंड आई टुक द वन ट्रेवल्ड, के कहता है कि बहुत सारा वक्त गुजरने के बाद, टू रोड डिवर्ज इन अ वुड, के दो रास्ते जो हैं वो क्या करते हैं, डिवर्ज करते हैं जंगल में। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैं ये कहता काफी अरसे के बाद ये बता रहा हूंगा कि मुझे दो रास्ते मिले थे और मैंने उसमें से एक चूज किया। आई टुक द वन लेस ट्रेवल, मैंने वो चूज किया जिसपे कोई नहीं चला था। वही कि उसे लोगों ने कहा कि तुम्हारी पोइट्री सिंपल है, तुम्हारी पोइट्री रूरल है, पेस्टोरल है, उसने फिर भी उसको चूज किया। उसने कहा कि मैं इसको यूनिक बना दूंगा, और मैं कहता है कि यूनिक रास्ता चुन के खुश हूं। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी की वजह से जो मैं आज हूं, मैं उसी अपनी चॉइस की वजह से, अपने डिसीजन की वजह से हूं। यहां पे पोएट कह रहा है कि जिस रास्ते को मैंने चूज किया उस पर पहले कोई नहीं चला था, जो पोएटिकल स्टाइल मैंने यूज किया उस पर नहीं कोई चला था, दूसरे पोएट नहीं चल रहे थे, कंटेम्पररी राइटर उस पर नहीं चल रहे थे। मैंने एक नया रास्ता, एक नई जहत, नई डिमेंशन मैंने क्रिएट की, और उसी में मैंने उसको यूनिक बना दिया। दिस इज व्हाट राइटर इज सेइंग। आप इससे जितने मर्जी थीम जो है ड्राइव कर सकते हैं, आप इससे इसकी इंटरप्रिटेशन जितनी मर्जी एक्सटेंड कर लें, इसको, इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन आएगी। Respected students, you are listening to the voice of Sarana. Our contact number is 030563194464. We are discussing Sir Robert Lee Frost. He was born on March 26, 1874 and died in 1963 and got 88 year age. He was died in Boston, Massachusetts, United States. Poet, playwright, write simple poetry, simple diction, simple word, simple theme so that other understand. इस पोएम के अंदर राइटर ये साबित करना चाह रहा है कि लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लोगों ने कहा जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो ये ठीक नहीं है, ये सिंपल पोएट्री है। क्रिटिक्स ने उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया, लेकिन उसने कहा मैं एक यूनिक चीज बनाऊंगा, वट एवर आई अडॉप्टेड। हमें पोएट इस पोएट्री के अंदर खुश नजर आ रहा है कि जिस रास्ते को उसने अडॉप्ट किया उसने उसको यूनिक बना दिया। वो मॉडर्न डायलेमा बता रहा है, यूनिवर्सल डायलेमा बता रहा है कि हर इंसान के सामने डाइकोटोमी की सिचुएशन आ जाती है, दो रास्ते उसके सामने डिवर्ज रूट्स आते हैं और उसने एक रूट को अडॉप्ट करना होता है। इसको आप जितनी मर्जी इसकी इंटरप्रिटेशन कर लें, जितना मर्जी इसको एक्सटेंड कर लें, आप इसमें पर्सोनिफिकेशन, इसमें मेटाफर, इसमें सिमिली, इसमें आपको राइमिंग स्कीम मिलेगी। 5 लाइन्स हैं और 5 लाइन का एक स्टैंजा है। स्कीम, राइमिंग स्कीम जो है वो आप नोट कर सकते हैं, जैसे फेयर है, क्लेम है, वियर है, देयर है, फेयर और देयर आपस में राइम है, और उसके बाद सेम है। तो इस तरह आपने राइमिंग स्कीम भी इसकी नोट करनी है। जो वुड है और उसके बाद स्टूड है, कुड है, ये राइम्ड है। ठीक है जी, इनको आपने नोट करना है। निकालिएगा एक, मैंने अगर आप पीछे आए तो स्क्रीन को मैंने स्टॉप कर दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं
जी कितने लोग एडेड हैं हमारे पास? कोई ऐसा पार्टिसिपेंट जो नहीं है बताइएगा, मैं उसे ऐड कर लूँ। चलें, और मुझे मैसेज लिख देते तो मैं इससे भी कर लेता। मैं देखो, मैं स्क्रीन ऐड मैंने की हुई थी। साइलेंट फीचर ऑफ द फ्रॉस्ट पोइट्री। अगर आप पेज नंबर, आपके पास करंट के नोट्स हैं तो पेज 9 पे जो मैंने आपको सेंड किया हुआ है स्नैपशॉट देखें। आपको मैंने जो पीडीएफ फाइल बना के सेंड की है ना, आप ऐसा करें कि वापस जाएं, किस में जाएं, बैक क्लिक करके आप जाइएगा उस पर व्हाट्सएप पे ग्रुप में जाएं, उसके अंदर मैंने आपको सेंड किया हुआ, उसको ओपन करें। उसके अंदर है 9 पेज होगा, साइलेंट फीचर ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट्री। जितने भी मैंने आपको सेंड किए हुए हैं ये बिल्कुल सिंपल सी इसकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद देखनी है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ सारों को 1 बाय 1। जल्दी आइएगा प्लीज़। आप व्हाट्सएप पे जाएं, व्हाट्सएप के आप अपने ग्रुप में जाएं, द ES राणा सर अकेडमी जो हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर जाइएगा। उस ग्रुप में ओपन करें जो PDF फाइल है, साइलेंट फीचर्स ऑफ फ्रॉस्ट पोइट्री। अगर आप निकाल लें तो काइंडली मुझे भी बताइएगा, मैं फिर आपको बताता हूँ कि इसके अंदर। वेरी नाइस। विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, यू आर लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ सर राणा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0305631964। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू पास MA इंग्लिश, will teach you linguistic and literature, MA English from all University of Pakistan. We teach syllabus of all university. You can contact if you want to pass MA English. We are taking online class on Skype. Skype पे हमारा एड्रेस है Gafur_GHS। जस्ट आप लिखिए Skype पे गफूर GAFOOR_GHS। You can add us if you wish. देखिएगा साइलेंट फीचर ऑफ फ्रॉस्ट पोइट्री। फ्रॉस्ट की पोइट्री के कुछ साइलेंट फीचर्स हैं। कुछ लोगों ने बताया, आप चाहें तो ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, आप इनको बाद में पढ़ लीजिएगा। रीजनलिज्म कहा कि रीजनलिज्म की पोइट्री करता है, कि खास रीजन की पोइट्री करता है। पेस्टरल पोइट्री करता है, गांव की, विलेज की, रस्टिक लाइफ की, सिंपल लोगों की, सिंपल थीम की, रोजमर्रा के थीम की, ठीक है, जो इसको बड़ा लिमिटेड बना देती है। ये जी लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया। Critics has enumerated the following distinctive quality of the Frost poetry. क्रिटिक्स ने कुछ चीजें इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया, यानी क्रिटिक्स ने इसके वर्क से इनोमिनेट की, इकट्ठी की हैं कुछ डिस्टिंक्टिव, कुछ नुमाया क्वालिटीज बताई। देखिएगा, पहली क्वालिटी ये कि टेंडरनेस, बड़ी टेंडर सी, बड़ी माइल्ड सी कहता है, सैडनेस पाई जाती है, टेंडरनेस पाई। टेंडर का मतलब होता है जो सेंसिटिव सी पोइट्री पर इस करता है, सैडनेस शो करता है, परेशानी, डायलेमा की सिचुएशन, परेशानी, चॉइस का थीम, ठीक है जी, सिलेक्शन का थीम और आखरत का थीम, ह्यूमर, सैडनेस, टेंडरनेस भी पाई जाती है। पहली बात ये। दूसरा उन्होंने पॉइंट आउट किया कि सीरियसनेस और ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी और बड़ी संजीदगी पाई जाती है इसकी पोइट्री में। तीसरा उन्होंने पॉइंट आउट किया जी ये बड़ा सॉरोफुल होता है अपनी पोइट्री, एक्सेप्टेंट और थिंग्स को एक्सेप्ट करता है कि जैसी नेचर के अंदर दुनिया है ना, जैसी दुनिया के अंदर मसाइल चल रहे हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करता है, वैसे ही लिखता है। उसमें ये नहीं बढ़ा चढ़ा के वर्ड्सवर्थ की तरह ये नहीं कहता कि नेचर जो है वो बहुत ही अच्छी है, नेचर तो जी सारे काम अच्छे खुश कर देती है, इंस्पायर कर देती है, पोइट्री दे देती है, डिवाइन नॉलेज दे देती है, आपको ब्लेस कर देती है। नो, कहता है नेचर के अंदर सब कुछ है। नेचर बाज़ औक़ात बड़ी कैलस भी होती है, बड़ी किल भी करती है। बाज़ औक़ात नेचर तूफान आते हैं, स्टॉर्म आते हैं, तबाही होती है, अर्थक्वेक आते हैं। तो नेचर का एक एस्पेक्ट, उसके तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। बारिश आती है तो तूफान आ जाते हैं। तो नेचर ये नहीं कि नेचर ही हीलिंग, सूथिंग, कंफर्टिंग नहीं है, जैसी नेचर है वैसी बताता है। कोई एग्जैजरेट नहीं करता, मुबालगा राय नहीं करता, बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करता। जी जी, जैसी चीज़ है वैसी दिखाता है। नेचर, अगर नेचर में गुड बैड दोनों दिखाता है। वो कहता है ये एक इंडिफरेंट और ये एक पावरफुल चीज़ है।
फिर उसके बाद ये रियल पीपल विद द रियल स्पीच, जैसे लोग हैं वैसी स्पीच। मोनोलॉग क्रिएट कर देता है और लोगों का वो बोलते हैं। मोनोलॉग होता है कि एक बंदा स्पीच करता जाता है। रियल पीपल विद द रियल स्पीच एंड रियल थॉट्स रियल इमोशन, यानी रियल इमोशन रियल पीपल। गांव के लोग जो होते हैं ना वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सीधे होते हैं, सादा होते हैं, सच्चे होते हैं। रस्टिक कहा जाता है उनको विलेजर पीपल कहा जाता है। वो बड़े सिंपल होते हैं, सादा होते हैं, जो मन में होता है वही बाहर होता है। हमारे सिटीजन जो होते हैं बड़े रिफाइंड लोग, वो अंदर कुछ है बाहर कुछ होते हैं। रियल पीपल विद द रियल स्पीच, यानी रियल पीपल तो मुंह पे जो अल्फाज हैं वही अंदर है। रियल पीपल, रियल इमोशन, रियल थॉट्स, बहुत नायाब चीजें जो वो डिस्कस करता है। स्यूटली एंड एग्जैक्टनेस, बड़ी ब्रीक बीनी से, सटली का मतलब होता है ब्रीक बीनी से, एंड एग्जैक्टनेस, और बड़ा प्रॉपर मुकम्मल, बड़ा स्यूटली चीजों को डिस्कस करता है। चीजों को बड़ा स्यूटली और एग्जैक्टनेस, परफेक्ट वे से डिस्कस करता है। क्लासिकल अंडरस्टेटमेंट एंड रिस्ट्रेंट, और क्लासिकल जो होता है ना वो बड़ा टू द पॉइंट लिटरेचर था। तो क्लासिकल अंडरस्टेटमेंट जो है उसके अंदर स्टेटमेंट चल रही होती है, बड़ी टू द पॉइंट स्टेटमेंट। रिस्ट्रेंट यूज करता है। ये जी ये साइलेंट फीचर है, ये देख लें। और भी मैंने आपको स्नैपशॉट, फ्रॉस्ट द पोएट ऑफ नेचर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हमने सारा यही डिस्कस किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट नेचर का पोएट है, सिंपल चीजों को डिस्कस करता है, नेचर को डिस्कस करता है, लेकिन वर्ड्सवर्थ की तरह उसको हीलर, कंफर्ट और सूथिंग नहीं कहता कि वही पोइट्री देती है, वही डिवाइन है, वही गॉड है। वो कहता है कि ये एक नेचर इन डिफरेंट और पावरफुल चीज है, यानी ये डिस्ट्रॉय भी करती है, ये सूथ करती है, कंफर्ट भी करती है, तो उसका दूसरा एस्पेक्ट भी है, वो दोनों को डिस्कस करता है। ठीक है जी, ये आप फ्रॉस्ट पोएट एज अ नेचर का पोएट, ये देख लीजिएगा। यूज ऑफ सिंबलिज्म की देखिएगा, मैंने आपको सेंड की है असाइनमेंट। हाँ जी, फ्रॉस्ट एज अ थिंकर, 18 पेज है, देखें उसके अंदर होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ थिंकर, ये जरा देखिएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ थिंकर, हाँ जी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ थिंकर है कि ये उसका एक इंट्रोडक्टरी पैरा देखते हैं। कहता है फ्रॉस्ट वाज प्राइमरली अ ग्रेट पोएट, नॉट अ फिलोसोफर, एज राइटिंग ऑफ पोएट एज लार्जली बेस्ड ऑन हिज मूड एंड इंस्पिरेशन, यानी जो उसका मूड होता है, इंस्पिरेशन होता है, उसके मुताबिक वो लिखा। दे डू नॉट एक्सपेक्ट हिम एनी सिस्टमैटिक एंड प्रोफाउंड फिलोसफी, उसकी तरफ से आपको प्रोफाउंड फिलोसफी नहीं, कोई एग्जैक्ट फिलोसफी नहीं है उसकी। बाद लोग राइटर होते हैं उनकी एग्जैक्ट फिलोसफी होती है, वो जैसा उसका मूड होता है वैसा लिख रहा। खुश है तो खुश पे, गम है तो गम, नेचर जैसा, नेचर के अंदर खुशी गमी दोनों है, तो जैसे मैंने बताया वो ऐसी चीज बताता है। थिंकर, फ्रॉस्ट कैसा थिंकर है ये हमने डिस्कस करना। व्हेन सर्टेन व्यूज आर एक्सपेक्टेड रिपीटेडली इन वन पोएम्स आफ्टर अनदर, वी मे कंसीडर दोज व्यू एज हिज फिलोसफी ऑफ लाइफ। फ्रॉम द स्टडी ऑफ फ्रॉस्ट पोएट्री वी नो मच अबाउट हिज व्यू ऑफ लाइफ, मैन, गॉड एंड नेचर, and these views show his sanity and profundity. Wilfred Gibson tells us, ये गिब्सन ने उसके बारे में बताया, beneath his apparent simplicity and whimsicality, यानी उसकी whimsically और simplicity के नीचे, उसकी seriousness और सादगी के नीचे हमें क्या मिलता है? There runs a clear streams of his rich and ripe philosophy. उसकी बड़ी पक्की हुई और बड़ी पक्की उसकी philosophy है, उसके नीचे जो वो बात करता है उसके पीछे वो चल रही होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा स्टॉपिंग बाय द वुड रोड नॉट टेकन, उसके पीछे जो फिलॉसफी है वो चल रही है उसकी। Therefore it is justified to call him a poet philosopher, हम उसे poet philosopher भी कह सकते हैं। आगे पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये लास्ट पढ़ा देता हूँ। Man is lonely and solitary figure in the vast and the alien universe, इंसान जो है वो तन्हा और एक एलियन यूनिवर्स है, वास्ट और एलियन है यूनिवर्स इसके अंदर। He is also alienated from, alienated का मतलब होता है दूर, वो गॉड से कहता है बहुत दूर है, his maker अपने बनाने वाले से, his reason, his rational self, उसका रीजन, उसका रैशनल, उसकी अकली सोच is the barrier that separate him from the God, वो उसे बैरियर कर देता, सेपरेट। अब देखिए अगर हम अकल की माने तो हम ये कहें कि गॉड को किसने बनाया, हम इसी के ऊपर सोचते रहें तो हम क्या हो जाए, मुनहरफ हो जाए, छोड़ दें गॉड को। तो रैशनल सेल्फ जो है हमारा वो अक्सर हमें गॉड से दूर कर देता है। In the poem The Bear, the rational man acts like a bear in the cage in his attempt to understand the mystery of the universe.
कहता है कि जो रैशनल इंसान है, अक्ली इंसान है, वो बियर की तरह है जो केज में होता है। वो अपनी रीजन से क्या करता है, मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स को वो कोशिश करता है कि वो मिस्ट्री यूनिवर्स की मिस्ट्री को, पुरस्कार यूनिवर्स को समझे। मैन्स रीजन इज इम्परफेक्ट, इंसान की कहता है रीजन इम्परफेक्ट है। एंड थ्रू रीजन ही कैन नीदर अंडरस्टैंड द वे ऑफ गॉड्स नॉर द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। इन द मास्क ऑफ द रीजन he makes clear that it's only through faith that man can make himself worthy of the mercy of God। यानी ये क्या है, इंसान का फेथ ही है जिसके जरिए वो मर्सी ऑफ गॉड जो है उसको उसके अहल हो सकता है। यानी ये किसके थ्रू है, फेथ है। अगर ये गॉड पे ईमान है तो फिर अगर आपने डिस्कार्ड कर दिया तो आप किसी काम के नहीं। इन अ ट्रायल ऑफ एग्जिस्टेंस ही टेल्स दैट इट इज अ फ्यूटाइल होता है बेकार, to seek all an explanations or justification for problems and difficulty which we are facing. At one point he says human life on the earth is a trials and therefore suffering is inherent in the human lot. Another point he goes to the extent of, और दूसरी point में वो यहाँ इस हद तक जाता है ये कहते हुए that there is no God at all to listen to human shrieks and cries। shriek होता है आवाजें, आहें, आहो बका। इंसान की आहो बका कर सुनने के लिए कोई गॉड नहीं है, एक पोएम वो कहता है। तो इसको पढ़ लीजिएगा। दीज आर असाइनमेंट्स, 2 poems I have taught you and I have explained you line to line. So I hope you have understood today's lecture, and tomorrow we'll try to cover more poems of Robert Frost. And today you have learned 2 poems along with some assignment. Respected student, you're listening to the voice of Sir Rana. Our contact number is 0305631964। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। द ESL अकेडमी यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए द ESL अकेडमी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ उसके बेल आइकॉन होता है उसको दबा दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन रिसीव कर सकें। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम। कोई क्वेश्चन हो तो वो काइंडली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।